हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 को समराइज करने वाले हैं। यदि आपने पहले के 5 चैप्टर्स की समरी को नहीं सुना है तो मैं उन वीडियोस की लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर समरी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट का कुछ साल पहले सिंगापुर में एक पत्रकार ने साक्षात्कार किया था, जिन्होंने अपनी बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वह उनकी तरह सबसे ज़्यादा बिकने वाली लेखिका बनना चाहती हैं, लेकिन उनके उपन्यास, जिन्हें सभी ने उत्कृष्ट कहा, कभी नहीं खरीदे गए। रॉबर्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि वह सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करें। इससे वह रिपोर्टर नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक किया है और मुझे कोई भी सेल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में वह सेल्स पर्सन से नफरत करती थीं। जब रॉबर्ट ने बताया कि वह सबसे ज़्यादा बिकने वाला लेखक है, न कि सबसे अच्छा लेखक, तो उसने जवाब दिया कि वह कभी भी इतना नीचे नहीं गिरेंगी कि वह बेचना सीख सकें, और साक्षात्कार छोड़ दिया। हमारे चारों ओर प्रतिभाशाली लोग हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, ठीक उस रिपोर्टर की तरह। एक व्यवसाय सलाहकार के शब्दों में, वे महानता से दूर एक कौशल हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत से लोग विशेषज्ञ हैं। अगर हम सिर्फ एक और कौशल सीखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं तो हमारी आय में तेज़ी से वृद्धि होगी। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि एकमात्र कौशल कड़ी मेहनत करना है। अगर उस रिपोर्टर ने विज्ञापन कॉपीराइटिंग के साथ साथ बिक्री में कुछ कोर्स किए तो उसे एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी मिल गई। वह सीखेगी कि लाखों लोगों को मुफ्त प्रचार कैसे किया जाए, एक ऐसा कौशल जिसे वह अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जब रॉबर्ट अपनी पहली बुक के साथ आए तो उन्होंने इसका टाइटल रखा था, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी देन डोंट गो टू स्कूल। परंतु एक प्रकाशक ने इसका टाइटल चेंज करने के लिए कहा और उसने सुझाव दिया कि वह इसका टाइटल इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में बदल दें। लेकिन रॉबर्ट जानता था कि शीर्षक नहीं बिकेगा। भले ही वह शिक्षा समर्थक है, उन्होंने एक ऐसा शीर्षक चुना जो विवादास्पद था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उन्हें अधिक टीवी और रेडियो शो में मिलेगा, और यह काम किया। 1969 में जब उन्होंने यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो उन्हें एक मानक तेल टैंकर बेड़े में तीसरे साथी के रूप में काम पर रखा गया। वेतन ठीक था, लेकिन यह साल में 5 महीने की छुट्टी के साथ आता था। यह एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीने बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प्स में शामिल होना छोड़ दिया और उड़ना सीख लिया। गरीब पिता रॉबर्ट सहित कई लोगों के विशेषज्ञ होने के बजाय नए कौशल की तलाश की। रिच डैड ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उसे बहुत कुछ सीखने के लिए कहा। यही कारण है कि रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने बड़े होकर कई तरह के अनुभव हासिल करने के लिए इतने सारे काम किए। पुअर डैड को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का फैसला समझ में नहीं आया। उसे लगा कि रॉबर्ट एक जहाज का अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया है, परंतु अमीर पिता जानते थे कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानने के लिए स्कूल गए थे, और वह सैनिकों का नेतृत्व करने का तरीका जानने के लिए मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गया। वह नेतृत्व कौशल आगे जो भी व्यवसाय करना है उसमें उनकी अच्छी सेवा करेगा। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दे दिया और जेरॉक्स में बिक्री की नौकरी ले ली। भले ही वह एक शर्मीला व्यक्ति था, वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि वह एक शर्मीले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने यह काम किया। जेरॉक्स के पास सबसे अच्छे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक था, और वहां रॉबर्ट ने दरवाज़ा खटखटाने और खारिज किए जाने के अपने डर पर काबू पा लिया। जब वह वहां लगातार सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला सेल्स पर्सन में से एक बन गया तो वह चला गया। रॉबर्ट ने 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। सुदूर पूर्व में निर्मित पर्स बेचकर न्यूयॉर्क के एक गोदाम में भेज दिया गया। उसके पंखों की परीक्षा लेने का समय आ गया था। आज भी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता है। अधिकांश लोग एक सुरक्षित नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अल्पावधि में वेतन और लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें जो करना चाहिए वह ऐसे काम की तलाश है जो उन्हें कौशल सिखाए जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। उन्हें अपनी स्किल पे फोकस करना चाहिए, न कि पैसे पे। रॉबर्ट एक लंबे दृष्टिकोण की सिफारिश करते हैं। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय दूसरा कौशल सीखने के लिए दूसरी नौकरी करें। कई लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वे बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यह जिम जाने जैसा है। आपको शुरुआत में खुद से बात करनी पड़ सकती है, लेकिन कसरत खत्म होने पर आपको बहुत खुशी होगी। यदि आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने के इच्छुक नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशिष्ट बनाने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वह संघबद्ध है। आपके विशेष कौशल आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकते हैं।
रॉबर्ट अपने छात्रों से पूछता है कि उनमें से कितने मैकडोनाल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं। ज़्यादातर हाथ उठाते हैं, लेकिन मैकडोनाल्ड्स लाखों कमा रहे हैं और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैकडोनाल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी है। सफल होने के लिए उन्हें मैकडोनाल्ड्स बिजनेस सिस्टम जैसे अधिक कौशल सीखने के लिए समय निकालना चाहिए। गरीब पिता चाहता था कि रॉबर्ट विशिष्ट बने, भले ही वह अपने जीवन में अच्छी तरह से काम न करें। उन्होंने कभी नहीं समझा कि आप जितने अधिक विशिष्ट होते जाते हैं उतने ही अधिक आप उस विशेषता पर फंसते और निर्भर होते जाते हैं। दूसरी ओर रिच डैड ने माइक और रॉबर्ट को खुद को तैयार करने और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए कंपनी से कंपनी में जाना बुरा माना जाता था। आज इसे स्मार्ट माना जाता है। यह आपको अधिक जानने में सक्षम बनाता है और लंबे समय में लाभांश का भुगतान करेगा। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल हैं। नंबर 1, नकदी प्रवाह का प्रबंधन। नंबर 2, प्रणालियों का प्रबंधन। नंबर 3, लोगों का प्रबंधन। और सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कौशल बिक्री और विपणन है। संचार कौशल जैसे लिखना, बोलना और बातचीत करना सफलता के जीवन के महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे कौशल हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करता है, पाठ्यक्रमों में भाग लेता है या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए शैक्षणिक संसाधन खरीदता है। मुख्य रूप से अस्वीकृति के डर के कारण ज़्यादातर लोगों के लिए बिक्री और विपणन का कौशल कठिन होता है। आप अपने अस्वीकृति के डर से संवाद करने, बातचीत करने और उससे निपटने में जितने बेहतर होंगे, जीवन उतना ही आसान होगा। तकनीकी रूप से विशिष्ट होने की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। इस श्रेणी के लोगों को अपने संचार कौशल का विस्तार करना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक के साथ साथ अच्छे छात्र बनना सीखना चाहिए। वास्तव में अमीर होने के लिए हमें देने और लेने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षण उन तरीकों में से एक था जो अमीर पिता और गरीब पिता दोनों ने दूसरे को दिया। लेकिन अमीर पिता ने अपने चर्च, दान और अपनी नींव को भी पैसा दिया। वह जानता था कि धन प्राप्त करने के लिए उसे देना भी पड़ता है। गरीब पिता हमेशा कहता था कि अगर उसके पास अतिरिक्त होगा तो वह पैसे देगा, लेकिन उसके पास वह अतिरिक्त नहीं था। गरीब पिता पहले प्राप्त करने में और फिर देने में विश्वास करते थे, परंतु अमीर पिता पहले देने में और उसके बाद लेने में विश्वास करते थे। तो यहीं पे समाप्त होता है चैप्टर नंबर 6। और अब चैप्टर नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, बाधाओं पर काबू पाना। आर्थिक रूप से साक्षर लोगों के पास प्रचुर मात्रा में नकदी प्रवाह विकसित नहीं होने के 5 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, फियर। नंबर 2, साइनिज्म यानी कि निंदक। नंबर 3, लेजीनेस। नंबर 4, बैड हैबिट्स। नंबर 5, एरोगेंस यानी कि अहंकार। तो चलिए अब हम हर एक को विस्तार से देखते हैं। नंबर 1, डर पर काबू पाना। कोई भी पैसा खोना पसंद नहीं करता है, परंतु आपको रिस्क लेना होगा। बिना रिस्क लिए आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पैसे खोने का डर हर किसी को होता है। फ़र्क यह है कि आप डर और हार को कैसे संभालते हैं। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे उस डर का प्रबंधन करते हैं। भयभीत होना ठीक है, उस पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि जल्दी शुरुआत करें और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को आपके लिए काम करने दें। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष की आयु में बचत करना शुरू कर देता है और 30 वर्ष की आयु में एक चौंका देने वाला अंतर है। लेकिन क्या होगा यदि आपके पास निवेश करने के लिए अधिक समय नहीं बचा है, या आप जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, या फिर आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। रिच डैड एक टेक्सन की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा जीतो या फिर बड़ा हारो, या उस नुकसान के प्रति आपका रवैया है जो मायने रखता है। जब वे जीतते हैं तो टेक्सस गर्वित होता है और हारने पर डींगे मारता है। रॉबर्ट के जीवन में हारने के बाद अक्सर जीत हासिल हुई है। वह कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने पैसा नहीं गंवाया हो, लेकिन वे इसी डर को खेल से बाहर नहीं होने देते हैं। अलामो का पतन एक दुखद सैन्य हार थी, लेकिन टेक्सस ने इसे एक रैली में बदल दिया। अलामो को याद रखें, उन्हें महान जीत के लिए प्रेरित करने के लिए। विजेताओं के लिए हारना उन्हें प्रेरित करता है, हारने वालों के लिए हारना उन्हें हरा देता है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि पर्ल हार्बर को अमेरिका के सबसे बड़े नुकसान में से एक में बदल दिया, जिसने राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने के लिए प्रेरित किया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, तो असफलता से क्यों डरें जब यह महानता की ओर ले जा सकती है। समझें कि असफलता से डरने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग हारने के लिए नहीं खेलते हैं जब उन्हें जीतने के लिए खेलना होता है, और इसीलिए इतने सारे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदार और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह एक विजेता पोर्टफोलियो नहीं है। वे हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं।
संतुलित पोर्टफोलियो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह आपको बड़ी जीत दिलाने में मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सफल निवेशक खेल में कैसे खेलते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा असंतुलित रहना होगा, लेकिन आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने अंडों को कुछ टोकरियों में रखें और ध्यान केंद्रित करें। अपने एसेट कॉलम का निर्माण कठिन गणित नहीं लेता है, लेकिन इसके लिए साहस और असफलता के प्रति सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निंदक पर काबू पाना। चाहे वह हमारा स्वयं का संदेह हो या हमारे जीवन में अन्य लोगों का संदेह, अक्सर हम उस संदेह को हमें अभिनय से दूर रखने की अनुमति देते हैं। हम इसे सुरक्षित खेलते हैं और अवसर हमारे पास से गुजरते हैं। अफवाहों और कयामत और निराशा की बातों को अपने संदेह और भय को प्रभावित न करने देने के लिए अक्सर बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जानकार निवेशक जानता है कि सबसे खराब समय वास्तव में पैसा बनाने का सबसे अच्छा समय है। जब हर कोई कार्य करने से बहुत डरता है तो वे ट्रिगर खींचते हैं और पुरस्कृत होते हैं। रॉबर्ट ने एक दोस्त का उदाहरण साझा किया जो एक बड़ी कीमत के लिए एक निवेश कोंडो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट में पीछे हट गया। जब एक पड़ोसी ने उसे बताया कि यह एक बुरा सौदा था, अगर वह इसमें रहता तो उसे अपने निवेश को दोगुना कर देता और रेड रेस से बाहर निकलने लगता। रॉबर्ट अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में रखता है। दूसरे उसे कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वे संदेह की जगह से आ रहे हैं। उन्होंने इसे कभी नहीं किया है और वे किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं जो ऐसा कर रहा है कि उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे कम उपज रॉबर्ट 16% की तलाश में है, लेकिन जो लोग संदेह से भरे हुए हैं वे बहुत कम रिटर्न स्वीकार करने को तैयार हैं। संदेह और निंदक ज़्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। रिच डैड को यह कहना पसंद था, संकीर्ण लोग आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और उन अवसरों को देखते हैं जो बाकी चूक गए। वित्तीय स्वतंत्रता या स्वतंत्रता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है। यह एक अनूठा निवेश उपकरण है। फिर भी हर बार जब रॉबर्ट एक वाहन के रूप में अचल संपत्ति का उल्लेख करता है तो वह अक्सर सुनता है, मैं शौचालयों को ठीक नहीं करना चाहता। वे शौचालयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह उन्हें गरीब रखता है। बहुत से लोग शेयर बाजार से बाहर रहते हैं क्योंकि वे पैसा खोना नहीं चाहते, लेकिन वे अपने दिमाग को उस निवेश वाहन में बंद करके खुद को पैसा बनाने से रोक रहे हैं। नंबर 3, आलस्य पर काबू पाना। आलस्य के सबसे सामान्य रूपों में से एक व्यस्त रहना है। अपने धन या अपने स्वास्थ्य या अपने रिश्तों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। यह सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से बहुत से लोग लालच या इच्छा को एक बुरी बात के रूप में देखते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कहने के बजाय अपने आप से कहिए कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई कांट अफोर्ड इट से बेहतर है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यह आपके दिमाग को खोलता है और समाधान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह एक झूठ है। मनुष्य की आत्मा जानती है कि वह कुछ भी कर सकता है। यह कहकर कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मा और अपने आलसी दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहे हैं। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? एक मजबूत दिमाग और एक गतिशील आत्मा बनाता है। जब रॉबर्ट ने रेट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो उन्होंने पूछा, मैं फिर कभी काम नहीं करने का जोखिम कैसे उठा सकता हूँ? उसके दिमाग ने समाधान निकालना शुरू किया, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा पुरानी हठ धर्मिता के खिलाफ लड़ रहा था, जिसने इस तरह के लालच को दबाने के लिए अपराध बोध पैदा करने की कोशिश की। उस छोटे से लालच के बिना कुछ बेहतर पाने की इच्छा प्रगति नहीं होती। हम सभी एक बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि प्रगति होती है, क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हमें कुछ बेहतर चाहिए। बहुत अधिक लालच बुरा है, लेकिन थोड़ा सा लालच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, बुरी आदतों पर काबू पाना। सफल होने के लिए आपको सफल आदतों को विकसित करना होगा। बेचारे पिता ने हमेशा बाकी सभी को पहले भुगतान किया और खुद को अंतिम, लेकिन अमीर पिता हमेशा खुद को पहले भुगतान करते थे, भले ही उनके पास पैसे की कमी हो। वह जानता था कि लेनदारों और सरकार ने उन्हें भुगतान नहीं किया तो वह उन्हें भुगतान करने के लिए आय के अन्य रूपों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर उसने खुद को अंतिम भुगतान किया तो वह उस तरह का उत्पादक दबाव महसूस नहीं करेगा। लेनदारों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आय के साथ आने के बारे में सोचने के लिए खुद को मजबूर करने से पहले वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। नंबर 5, अहंकार पर काबू पाना। रिच डैड ने कहा कि हर बार जब वह घमंडी थे उन्होंने पैसे खो दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था।
बहुत से लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अहंकार का उपयोग करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट और अन्य निवेशकों के साथ चर्चा में पाया कि वे चर्चा के माध्यम से अपना रास्ता खराब करने की कोशिश करेंगे और यह स्पष्ट हो जाता है कि वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर स्वयं को शिक्षित करके अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहीं पे समाप्त होता है चैप्टर नंबर 7। मैं आशा करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 की समरी समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना रिस्पांस देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपने इस समरी को लास्ट तक सुना है तो एक लाइक तो बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके और भी फ्रेंड्स रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी को सुने और समझें तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको बचे हुए दोनों चैप्टर्स की समरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप सभी लोगों ने इस समरी को लास्ट तक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस समरी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।